नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। तो आज हम देखो जीएसटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है, लैंड रिफॉर्म। इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखो हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रो देखेंगे, लैंड रिफॉर्म के जो 4 फेजेस है वो हम देखेंगे, कैसे कैसे लैंड रिफॉर्म इंडिया में हुआ है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या रही है, लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव क्या रहे वो हम लोग देखेंगे। इसमें इतने सारे प्रयास करने के बाद भी अभी भी क्या चैलेंजेस है वो देखेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से पूरा डिटेल में जो कि हमारा एनालिसिस होगा इस टॉपिक का। जैसे यहाँ पे देख लो, ये मेरे नोट्स ही है, और इस तरह से जो कि इंट्रो है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव इसके बता दिए हैं, गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स थे ये लैंड रिफॉर्म लाने के लिए, चैलेंजेस क्या है वो ऐसे 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, और ये लास्ट में जो कि कंक्लूजन भी आपका यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो इस वे में जो कि हम अपना पूरा ये आपका टॉपिक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा लैंड रिफॉर्म क्या है उसको डिफाइन करते हुए। यहाँ बताया कि लैंड रिफॉर्म्स रिफर्स टू द सीरीज ऑफ मेजर्स इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। तो लैंड रिफॉर्म अगर आप देखो तो बेसिक बेसिक क्या है, जो अनइक्वल लैंड लैंड है, जो लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको जो कि थोड़ा इक्वल करने की कोशिश की गई है, ताकि सभी लोगों के पास जो कि जमीन की पहुंच हो, ताकि सारे लोग जो कि कृषि कर सके। और सोशल जस्टिस, जो इनइक्वलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई इसकी वजह से, उसको जो कि कम करने के लिए, जिससे सोशल जस्टिस भी इंश्योर हो सके। ठीक है, तो बेसिक्स है, इंट्रो है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट्स आते हैं जो कि बताया जा रहा है यहाँ पे कि पॉलिसी रिलेटेड टू लैंड मैनेजमेंट एंड रिफॉर्म इन इंडिया थ्रू 4 फेजेस। अगर हम देखें, पेजेस नहीं, यहाँ पे फेजेस होगा, PHPHASES। ठीक है, 4 फेजेस। तो ये 4 फेजेस मैंने आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक बता दिया, आप देख लीजिए। जैसे आप बता जाए कि फर्स्ट फेज जो कि आपका 1952 1972 के बीच में ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि जो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज थे उनको उनको हटाया गया, टेरेंसी रिफॉर्म किए गए, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया गया। ठीक है, टेरेंसी रिफॉर्म क्या होता है, जैसे समझो कि जो एक किसी का खेत है वो उसका ओनर है, और कोई जो कि खेती करना चाहता है, कोई किसान है उस पे खेती करना चाहता है पर किराए पे उनका खेत लेके या फिर पट्टा पे लेके। तो ये टेनेंसी मतलब इसमें जो भी लॉ वगैरह इसके संदर्भ में बनाए गए कुछ, ताकि जो मालिक है वो अपने किसान पे ज्यादा शोषण न कर सके, उससे ज्यादा किराया उगाही न कर सके, एक मतलब कि इक्वल लेवल पे रहे, जहाँ पे किसान को भी प्रॉफिट हो मालिक को भी प्रॉफिट हो। तो कुछ इस तरह से टेनेंसी रिफॉर्म की बात यहाँ पे की जाती है। तो फर्स्ट फेज में ये सारी हुए, ये सारी चीजें हुई, और जमींदारी एक्ट वगैरह ये सब चीजें एबोलिश किया गया। ठीक है, सेकेंड फेज में बताया जा रहा है जो कि 1973 टू 84 है। यहाँ पे फोकस क्या किया गया, ब्रिंगिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टिवेटेड लैंड, यानी जितने भी ऐसे लैंड है जो अनकल्टिवेटेड है अभी तक, उनको भी, उन पे भी खेती किया जाए अगर वो उपजाऊ भूमि है। तो थर्ड फेज आपका 1985 टू 1995 के बीच में रहा। यहाँ पे इंक्रीज अटेंशन टुवर्ड वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन पे जो कि ज्यादा फोकस किया गया, ताकि जो हमारी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी रेट बनी रहे, अच्छी रहे। वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन पे फोकस किया गया। फोर्थ फेज देखो 1995 से अभी तक चल रहा है। यहाँ पे जो कि लैंड रेवेन्यू को इम्प्रूव किया गया, जिससे कि फार्मर की इनकम बढ़ सके। अभी भी हम देखो फार्मर की इनकम डबल करने की बात करते हैं, है ना। तो उसमें एक मेन एस्पेक्ट है कि लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहे और उसकी रेवेन्यू अच्छी हो, इस तरह से जो कि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए। तो ये बेसिक्स ऑफ 4 फेज में हमने इसको डिवाइड किया है। चलो आगे देखते हैं। ये तो हमारा इंट्रो हो गया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस लैंड रिफॉर्म का इंडिया में, तो हम बताएंगे। जैसे पहला सोशल जस्टिस इंश्योर करना, जैसे हमने पहले ही इंट्रो में देखा था। इसमें क्या होगा, जो इरेडिकेट फ्यूडलिज्म को इरेडिकेट करना है, लैंड को ट्रांसफर करना है, किसके पास, जो लैंडलेस फार्मर है उनके पास लैंड को ट्रांसफर करना है। प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी को भी प्रमोट करना है। तो इस तरह से जो कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है। सेकंड बोला जा रहा है कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी टू मैक्सिमाइज इट्स पोटेंशियल, यानी जो लैंड है उसका मैक्सिमाइज पोटेंशियल यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना था। थर्ड क्या है, पोवर्टी एलिवेशन, कि जैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑब्वियस चीज है, जिसके पास लैंड नहीं है, अब उसको अगर लैंड दे दिया जाएगा तो उसके पास आजीविका का एक साधन आएगा जहां से उसकी एक इनकम हो सकती है, इससे उसकी जो कि पोवर्टी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पोवर्टी एलिवेशन में भी ये हेल्प करता है। टेनेंसी रिफॉर्म, वही मैंने आपको बताया था कि जो खेत के मालिक है और जो पट्टे पर खेती किसान जो कि खेती के लिए लेते हैं,
कुछ उनके संदर्भ में कानून बनाए गए ताकि किसानों का शोषण ना हो सके। ये सब चीज़ें जैसे यहाँ पे देखो बताया कि प्रोटेक्ट टेनेंट्स राइट्स, इंश्योर टेन्योर सिक्योरिटी, एस्टैब्लिश फेयर रेंट एंड प्रोहिबिट अनजस्ट एविक्शन। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे काम की गई। लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर आउटपुट एंड कल्टीवेशन इफिशियंसी एंड अवॉइड द लैंड फ्रेगमेंटेशन। यहाँ बोला गया जो लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन है, एक ही लोग के पास बहुत ज्यादा लैंड है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आबादी के पास कुछ भी नहीं है। तो जो लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन, जैसे मान के चलो अब एक इंसान है, एक व्यक्ति है ए, और एक बी से लेके मान के चलो जेड, यहाँ पे मान के चलो 25 लोग हैं, यहाँ पे मान के चलो 2 लोग हैं। अब इनके पास जो कि मान के चलो जो कि 100 हेक्टेयर लैंड है, और इनके पास जो कि अगर आप देखोगे तो 25 लोगों के पास मिला के ही पूरा 5 हेक्टेयर लैंड है। अब ये 2 ही जन हैं, तो ये सोचेंगे कि इनके पास 100 हेक्टेयर, तो इतनी खेती करके क्या करेंगे? सोचेंगे जितना अधिक से अधिक हम कमा सकते हैं, मान के चलो, तो ये क्या बोलते हैं कि हम चलो 100 हेक्टेयर है, हमको मजदूर भी चाहिए, किसान भी चाहिए। अब 2 ही लोग हैं, कितना हम लोग का खर्चा है, सेविंग भी अच्छा खासा हो जा रहा है। अगर हम 50 हेक्टेयर लैंड पे ही जो कि खेती करें, बाकी 50 हेक्टेयर को ये ऐसे ही छोड़े हैं, क्योंकि इनको उतना मजदूर भी नहीं मिल पा रहे हैं, और दूसरी बात अगर मान लो मजदूर मिले तो इनकी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये बोले कि 50 हेक्टेयर से इतनी आमदनी हो जा रही है कि बाकी के ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। ठीक है, वहीं अगर देखो 25 लोग यहाँ पर है जिनके पास 5 ही हेक्टेयर है, तो इनको लैंड की तो इनके पास लैंड नहीं है, लेकिन इनको जो कि इनकम की आवश्यकता है। तो वही गवर्नमेंट बोलती है कि लैंड रिफॉर्म के थ्रू कि जो 100 हेक्टेयर इनके पास है, जबकि ये तो यूज देखो 50 ही करे, बाकी 50 तो ऐसे ही छोड़े हैं, तो ये उठा के इधर डिवाइड कर दो, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिससे अगर ये इनके पास आएगा तो ये क्या करेंगे, इस पे एग्रीकल्चर का काम करेंगे, खेती भी करेंगे, तो इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, ये जो अनयूज लैंड है इसका भी यूज होगा तो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बढ़ेगी, और हमारे देश में जो कि फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। ठीक है, तो ये भी एक मेन मकसद है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो इस वजह से भी जो कि आपका ये लैंड रिफॉर्म वाला चीज सीन जो कि आया था पिक्चर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोला कि इसका देखो और भी क्या एम है, रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, इंप्रूव टेनेंट सिक्योरिटी, क्रिएट अ इक्विटेबल सोसाइटी एंड इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यानी कि ओवरऑल इसी का पूरा सार यहाँ पे बता दिया कि इसका अगर देखो मेन एम यही था कि रूरल पॉवर्टी कम करना, टेनेंट सिक्योरिटी को इंश्योर करना, इक्विटेबल सोसाइटी की ओर आगे जाना, ताकि जो किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड है तो उसको उठा के जो लैंडलेस हैं उनको जो कि लैंड देना, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो ये मेन इसके ऑब्जेक्टिव रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से देख लीजिएगा बैक करके वीडियो थोड़ा सा। चलो अब देखते हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिया। तो जमींदारी जो था उसको एबॉलिश किया गया गवर्नमेंट द्वारा, टेनेंसी रेगुलेशन लाया गया ताकि टेनेंसी की जो कि सेफ्टी या सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। कोऑपरेटिव फॉर्म्स फॉर लार्ज प्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चर में जो कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके, तो इसके लिए कोऑपरेटिव फॉर्म जो कि लाया गया। लैंड सीलिंग की गई कि किसी के पास इससे ज्यादा जो कि लैंड नहीं हो सकती, बहुत एक व्यक्ति जो कि इससे ज्यादा लैंड नहीं दे सकता, जिसकी वजह से जो कि उसके अधिक से अधिक जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके लैंडलेस लोगों के पास। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट 2006 आया ताकि जो लैंड राइट है ट्राइबल के वो इंश्योर हो सके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना ये ट्राइबल, जो ट्राइबल के लैंड राइट है उसको इंश्योर करने के लिए फॉरेस्ट्री एक्ट 2006 लाएगा। और अभी देखोगे तो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो कि चल रहा है, ताकि एग्जैक्ट पता सके कि हमारे पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड है, कितनी ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर नहीं है, वेस्टेज है, कहाँ पर है, कैसी है, उसका यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। इस वजह से जो कि इसका डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के रिफॉर्म है। अब देखो इतने सब कुछ करने के बाद भी अभी भी क्या चैलेंजेस बहुत सारे जो कि है। तो पहला यहाँ बताया जा रहा है कि लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इज अंडर अचीव्ड, 3.5% लार्ज फार्मर ओन 37% लैंड। तो यानी जो लैंड सीलिंग गवर्नमेंट ने की थी वो देखो अंडर अचीव है, क्योंकि अभी अभी भी देखोगे तो 3.5% जो लार्ज फार्मर है वो उनके पास जो कि 37% लैंड वो होल्ड करके बैठे हैं, वही बेनामी संपत्ति की तरह किसी भी तरह से जो कि उसको होल्ड करके रखे हैं अभी भी। तो जो इनइक्वलिटी है सोसाइटी में एग्रीकल्चर सेक्टर में वो अभी कम नहीं, वो अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर सेकंड बोला जाए कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो हमने बताया था कि जो ट्राइबल के लैंड राइट को इंश्योर करने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया था, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ, जिससे देखो जो लैंड राइट का जो लैंड एक्विजिशन जब होता है तो ट्राइबल को उसकी अच्छी वैल्यू नहीं मिल पाती, स्थान दूसरे स्थान पर बसाया नहीं जाता, सेटल नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम रही है फॉरेस्ट लैंड राइट से लेकर। फिर इसका बोला है कि लैंड टाइटल रिमेन अनक्लियर, बहुत सारे लैंड टाइटल है, जैसे वही बोला ना बेनामी है, अनक्लियर है।
तो इस तरह की चीजें अभी भी है। जेंडर इनइक्वलिटी इन लैंड ओनरशिप, एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो नियरली 2% वुमेन ही एग्रीकल्चर में है जिनके पास, जिनके नाम पे लैंड है। बाकी मोस्टली 2 या फिर 20% ऐसे अप्रॉक्स है। मोस्टली देखोगे तो मतलब कि मेल के नाम पे ही ज्यादातर लैंड ओनरशिप है, फीमेल के नाम पे बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति है अभी भी। तो जेंडर इनइक्वलिटी अभी भी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट बोला है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन लीज मार्केट ड्राइव टेनेंसी अंडरग्राउंड। देखो जो लीज मार्केट है उस पर रेस्ट्रिक्शन है, तो ये क्या करता है, जो टेनेंसी है वो मतलब कि अंदर अंदर या फिर निचले रास्ते से या बैक डोर से जो कि उसको रन करता है, ताकि जो टेनेंसी रन करेगा तो इसका मतलब जो आपका पीजेंट है, जो किसान है, उनके जो राइट्स है वो सिक्योर नहीं है। उनसे मनमाना जो कि काम कराया जाता है, कम उनको रेंट दिया जाता है, कई बार रेंट नहीं भी दिया जाता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा है लीजिंग पे, इस वजह से ये इसको प्रमोट भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये कुछ चैलेंजेस है, ठीक है, हमने देख लिया। चलो अब आते हैं कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन में सिंपल है, बोला जा रहा है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो अभी हमने ये पूरा सिनेरियो देखा, इनिशिएटिव लाइक रिविजिटिंग लैंड सीलिंग लिमिट्स रिकॉग्निशन ऑफ कस्टमरी लैंड ओवर फॉरेस्ट, वुमेन राइट्स, टेनेंसी एंड सब टेनेंसी रिफॉर्म, एम्पावरिंग लोकल बॉडी इन लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज बिकम इम्पोर्टेंट। ये जो पूरा सिनेरियो हमने देखा, यहाँ पे हमको फिर से लैंड सीलिंग को लिमिट करने के लिए जो कि फिर से रिविजिट करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो कश्मीरी लैंड जो फॉरेस्ट है उसको जो कि उसको फोकस में करना होगा। डेवलपमेंट तो है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ फॉरेस्ट लैंड का भी इंश्योर करना पड़ेगा सेफ्टी, कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इंक्रोच हो जाए। ठीक है, और फॉरेस्ट जो ट्राइबल लोग हैं उनके राइट्स, फॉरेस्ट राइट जो कि मेंटेन है। वुमेन राइट्स भी जो कि इसको भी इंश्योर करना होगा। बहुत कम अभी एग्रीकल्चर लैंड जो कि वुमेन के पास है। ठीक है, उनके ओनर जो कि वुमेन है। टेनेंसी एंड सब टेनेंसी रिफॉर्म, वही आपका जो रेंट पे, किसान या पट्टे पे जो दिया जाता है, उसमें कई सारे रिफॉर्म अभी भी बाकी है, क्योंकि बैकडोर से काफ़ी चीज़ें वो चल रही है। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात, जो लोकल बॉडी है विलेज लेवल पे, पंचायत वगैरह या ग्राम सभा, उनको जो कि एम्पावर करना लैंड मैनेजमेंट के संदर्भ में लेकर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो लैंड रिफॉर्म अभी हो सकता है। यानी कि जैसा हमने एक बार शुरू किया था लैंड रिफॉर्म उस टाइम 1952 के बाद से, वैसा ही जो कि लैंड रिफॉर्म एक बार फिर से करने की जरूरत है। इसका नाम होना चाहिए लैंड रिफॉर्म 2.0। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें करने की आवश्यकता है दोबारा से, और जो पहले गलती हुई है पास्ट में, उन गलतियों को सुधार करते हुए। ठीक है, ये रहा आपका लैंड रिफॉर्म पे एक टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और जो भी अगर आपको कुछ करंट की चीजें मिलती तो आप उसको ऐड करिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।